साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको द्वंद्व समास पढ़ाए थे ना, द्वंद्व, और बताया था कि बहुब्री की अब बात करना है। बहुब्री आपने हेडिंग भी डाल दिया था, लेकिन अभी जो है द्वंद्व समास, जो द्वंद्व आपने पढ़ा है, इसके भी 3 भेद होते हैं। इनको भी समझ लेना है, काहे रह जाए। 3 भेद होंगे। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है इतरेतर द्वंद्व। नंबर 1 क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। और नंबर 2 होता है समाहार द्वंद्व। और नंबर 3 होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ध्यान दीजिएगा, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। द्वंद्व समास के 3 भेद होंगे। अब आपको ये तीनों भेदों को समझ लेना है। अब आप सोच रहे होंगे द्वंद्व इतनी देर समझा, अब 3 भेद हैं, इनको भी अलग अलग समझना है। देखिए, इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। द्वंद्व समझने के लिए हमने आपको क्या बताया कि अगर या अथवा और लग जाए, क्या लग जाए? या अथवा और बीच में लगता है तो वो द्वंद्व होगा। और ये भी लिखा आपने कि अगर ऐसा नहीं होगा तो द्वंद्व भी नहीं होगा। तो 2 शब्द केवल हमने बताए, या अथवा और। तो 2 तो आप इनसे समझ सकते हो। जब समस्त पद को अलग अलग करें, कोई भी शब्द आवे, जब समस्त पद को अलग अलग करें और बीच में और शब्द लगे, क्या लगे? और शब्द अगर लगता है, और शब्द अगर लगता है तो इतरेतर द्वंद्व होगा। और अगर या शब्द लगता है तो वैकल्पिक द्वंद्व होगा। वैकल्पिक मतलब विकल्प है आपके पास, या तो पहला या तो दूसरा, या तो ऐसा या तो ऐसा। यानी जब अलग अलग आप करेंगे और बीच में या लगेगा तो विकल्प से वो है वैकल्पिक। और अगर बीच में और लग रहा है तो वो क्या होगा? वो इतरेतर द्वंद्व होगा। अब एक और बचा है, ये जो समाहार द्वंद्व लिखा है, इसमें भी बीच में या अथवा और दोनों लग सकता है। लेकिन जब ऐसे कोई 2 शब्द दिए हो जिनका मतलब तो होता है कुछ और, लेकिन वो किसी और अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और उनमें पूछा जाए तो समाहार द्वंद्व होता है। समुच्चय शब्द जो होता है उसका लोप होता है। वो या और दोनों लग सकते हैं। जैसे मान लिया माता पिता लिखा है तो माता और पिता होगा, इतरेतर द्वंद्व होगा। होगा कि नहीं? हानि लाभ लिखा है तो हानि या लाभ होगा, वैकल्पिक द्वंद्व होगा। लेकिन अगर मान लिया लिखा है दाल रोटी, अब दाल रोटी लिखा है तो इसका अर्थ दाल और रोटी होगा, क्यों भाई? लेकिन इसका अर्थ दाल और रोटी तो होगा, लेकिन दाल रोटी का अर्थ किसी और सेंस में लिया जाता है। क्या? किसी तरह दाल रोटी चल रही है। लोग कहते हैं किसी तरह दाल रोटी, या नून तेल लिखा है तो कहते हैं कि इनकी शादी कराओ तब इनको नून तेल का पता चलेगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, जो 2 शब्द होते हैं अलग अलग होते हैं, द्वंद्व तो पक्का होते हैं, लेकिन अगर उनका अर्थ कुछ और की तरफ हो रहा है तो वो समाहार द्वंद्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समाहार द्वंद्व। बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। जैसे मान लिया, जैसे लिखा है बाल बच्चा,
बाल बच्चा एक उदाहरण लिखा है। अब इसमें बाल का मतलब बालक और बच्चा दो हो गए, लेकिन इसको जब प्रयोग करते हैं तो ये किसी और अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्या लोग कहते हैं ना, और भाई बाल बच्चों के क्या हाल चाल है, तो बच्चे तो आते हैं इधर दूसरे सेंस में होता ही भी ही और लोग जो भी घर में होते हैं। तो जब कुछ ऐसे शब्द हों जिनका सेंस, जिनका जो इशारा किसी और की तरफ जा रहा हो, तो फिर उसमें समाहार द्वंद्व होता है। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। केवल इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व तो सरल है, इसको भी आपको समझना है। कोई ऐसा शब्द हो जिसका इशारा किसी और की तरफ हो रहा हो तो समझ लीजिएगा उसमें समाहार द्वंद्व होगा। इसको आप चाहो तो लिख लो। सबसे पहले केवल आप इतरेतर द्वंद्व के कुछ उदाहरण लिख लो। इतरेतर द्वंद्व के कुछ उदाहरण, यानी बीच में इतरेतर में क्या लगेगा, और लगेगा, और, तो उनके कुछ उदाहरण लिख लिए जाए। इतरेतर द्वंद्व, ये देखिए, इनमें आपको जितने भी शब्द हैं आपको क्या मिलेगा, और शब्द मिलना चाहिए। करके देखो इन शब्दों को जल्दी से। जल्दी से करिए। इन सभी शब्दों को आप देख लेना, इनमें बीच में क्या लगना चाहिए, और। तो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इतर इतर होता है, यानी बीच में और लगता है। दोनों पद प्रधान तो दोनों में होते हैं। उसके बाद फिर वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण देखे जाएं। वैकल्पिक द्वंद्व, ये देखिए, ये जो लिखे हैं ये वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें बीच में या लगेगा, आप करके देख सकते हैं। जैसे पाप पुण्य लिखा है तो पाप होगा या पुण्य होगा। थोड़ा बहुत लिखा है, थोड़ा होगा या बहुत होगा। क्यों भाई, जितने भी शब्द हैं सब में बीच में या लगेगा। इनको भी आप लिख सकते हो। और हां, अगर आपसे पूछा जाए कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, तो आप फिर उसमें ये नहीं ढूंढेंगे कि वैकल्पिक द्वंद्व, नहीं, द्वंद्व तो होगा होगा। अगर ऑप्शन में अलग अलग है तो फिर विकल्प, यानी बीच में या अगर लगे तो फिर वैकल्पिक द्वंद्व होगा। ठीक है। इसके बाद समाहार द्वंद्व, जो आपको थोड़ा सा अलग सेंस देगा, उनके कुछ उदाहरण देख लीजिए और इनको पूरे आप देख लीजिए। ये देखिए क्या लिखा है, पढ़ो जरा। खाना पीना, लोग कहते हैं भाई खाना पीना हुआ, तो इसका सेंस, यानी लोग कहते हैं तुम्हारा हम खाना पीना बंद कर देंगे, यानी कि जीना जो है मुश्किल में डाल देंगे। मुहावरे शब्द कुछ उसके बनते हैं। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं ये समाहार द्वंद्व होते हैं। अन्न जल लिखा है, अन्न जल के लाले पड़ गए, यानी कि भुखमरी कगार पर है हम। इसी तरह नोन तेल लिखा है, लेन देन, कहेंगे उनका लेन देन बहुत अच्छा है, यानी कि वो क्या कहते हैं, ईमानदार व्यक्ति है, ऐसा सेंस, यानी किसी और सेंस में लिया जाता है। ये सभी शब्द किसमें आएंगे, समाहार द्वंद्व में। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से द्वंद्व समास जो है वो समाप्त हुआ। चलते हैं अब अगले समास की ओर। और अगला समास हमने आपको कल ही पिछले वीडियो में बता दिया था। अगला आपको पढ़ना है बहुब्रीहि समास। ऐसे ही बहुब्रीहि लिखा जाएगा। देखिए इसमें एक शब्द लिखा बहु। बहु का मतलब होता बहुत, और ब्रीहि का अर्थ यहां चावल से है। चावल का मतलब पद, यानी इसमें सबसे पहली लाइन आपको देखना है, इसमें बहुत से पद होते हैं। बहुत से पद मतलब
पूरे समास में आपने शुरू में लिखा था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन इसमें बहुत पद मतलब एक पद और होगा। अच्छा, वो जो एक पद और होगा यानी तीन पद होंगे, उसको हम तीसरा पद कहेंगे। क्या कहेंगे? तीसरा पद या अन्य पद कहेंगे। तीसरा पद कहेंगे या अन्य पद कहेंगे। अच्छा, इस तीसरे पद और अन्य पद को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, नजरअंदाज कर दें, लेकिन नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि इसमें इसी पद की प्रधानता होती है। यानी जो दोनों पद होते हैं ना, वो गौड़ होते हैं और उसमें प्रधानता कौन से होते? तीसरे पद की प्रधानता होती है, इसीलिए इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इसकी पहले परिभाषा लिख लो छोटी सी। बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखो। ये लिखा है, इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। नोट कर लिया? लिखा है, इस समास में आए हुए सभी पद यानी दोनों पद गौड़ होते हैं। दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद या तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा समास है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा, अन्य पद की प्रधानता होती है। अब आप इसको समझ लें अपनी भाषा में कि कैसे समझेंगे। देखिए, जब भी कोई शब्द आवे और उसको आप अलग अलग करो, जैसे मान लिया लिखा है लंबोदर। लंबोदर में दो शब्द हैं, एक है लंबा और एक है उदर। तो इन दोनों पद जो है यहां पर ये गौड़ है। दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ कहते हैं। जब लंबोदर का मतलब हुआ लंबा, उदर यानी पेट लंबा जिसका होगा। लेकिन लंबोदर सदैव किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, बल्कि गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गणेश के लिए। तो ये जो तीसरा नाम आ गया है, जैसे अभी आपने देखा माता पिता लिखा है, तो माता पिता मतलब माता पिता, लेकिन लंबा और उदर से हट करके आपका इशारा गणेश की तरफ जा रहा है। ये तीसरा पद होगा, ये अन्य पद होगा और यही अन्य पद की प्रधानता होगी। तो इसमें क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। और बहुत सारे शब्द जैसे लिखा है दशानन। दशानन का मतलब हुआ 10 आनन यानी 10 मुख। लेकिन इसको सुनते ही आपके दिमाग में कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सीधा कौन आता है? चोर, सीता जी का चोर यानी रावण। रावण के बारे में इशारा हो रहा है। दशानन कहने से रावण होता है, तो यह अन्य पद की प्रधानता होगी, तो इसमें बहुब्रीहि होगा। अब आप देखेंगे तो ये जो दशानन है ये हम द्विगु में भी लिखवा चुके हैं। उसमें लिखाया हमने 10 मुख हैं जिनके नहीं, बल्कि लिखाया 10 मुखों का समूह। अब दशानन में द्विगु भी हो रहा है और दशानन का अर्थ है 10 मुख है जिनके अर्थात रावण, तो इसमें बहुब्रीहि भी हो रहा है। जब द्विगु पढ़ा रहे तो हमने कहा था अभी रुको, अभी हम बताएंगे। अब यहां पर द्विगु है, बहुब्रीहि, ये दोनों है। इसमें जो ऑप्शन में हो वो करिएगा, लेकिन फिर आप कहेंगे अगर दोनों हो तो क्या करेंगे? दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको यहां पर अपना दिमाग नहीं, अब विवेक लगाना है। क्या? दशानन कहने से
सुनने से आपको पहले रावण दिमाग में आता है कि पहले 10 खोपड़ी आती है? पहले रावण आता है ना। जब पहले रावण दिमाग में आया तो आपको प्राथमिकता देना है बहुब्री में, यानी बहुब्री टिक लगाना है। हाँ, जब बहुब्री ऑप्शन में ना हो तो फिर द्विगु लगाना है। यही से एक नियम बन जाता है कि जब कभी किसी शब्द में द्विगु और बहुब्री दोनों हो तो आपको प्राथमिकता देना है बहुब्री को। अगर बहुब्री ना मिले तो द्विगु लगाना है। समझ में आई बात? ये करना। और अभी बहुब्री के उदाहरण तत्पुरुष में भी मिलेंगे आपको, कर्मधारय में भी मिलेंगे, द्विगु में भी मिलेंगे। तो कैसे क्या होगा हम लास्ट में, अभी वीडियो के लास्ट में जब समाज समाप्त हो जाएंगे जिस वीडियो में, तो इसको हम आपको करवा देंगे। तो देखा जाए तो अन्य पद की प्रधानता उसमें हम बता देंगे कि आपको जब ये समास मिले तो कौन विजयी होगा, कौन आपको टिक करना है, जब दोनों ऑप्शन होंगे तब। तो इसके कुछ उदाहरण देख लिए जाए। और इसमें क्या होगा, जब आप अलग अलग करोगे तो अर्थात करके किसी की तरफ इशारा होगा। जैसे मान लिया लिखा है वीणा पाणी, एक शब्द लिखा है वीणा पाणी, इसको आप क्या लिखोगे? पाणी माने क्या होता जानते हो? पाणी माने हाथ होता है, हाथ, और वीणा माने वीणा। तो इसका अर्थ निकलेगा वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। कोई वीणा बजा रहा है तो उसको वीणा पाणी नहीं कहेंगे, वीणा पाणी कहने का मतलब सरस्वती जी। तो इसमें आप वीणा पाणी लिख के आगे लिख लो, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। लिख लिया? दशानन भी लिख लें आप। दशानन लिख के, दशानन लिखो, डैश करके लिखो, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। उसके बाद है एक दंत। एक दंत नाम सुना है? एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, क्या है? मूस की सवारी, है ना। तो एक दंत का मतलब होता है गणेश। क्लियर? तो देखा जाए तो इसमें गणेश की ओर इशारा होता है, तो यह बहुब्री होगा। और उदाहरण में आते हैं गजानन, गज का मुख है जिनका, यानी हाथी के समान मुख है जिनका, वो होगा गणेश के लिए इशारा होगा, तो इसमें भी बहुब्री होगा। कहने का मतलब जब कोई भी शब्द हो और उससे हटकर आपका दिमाग किसी की तरफ जाए तो समझ लीजिएगा उसमें बहुब्री होगा होगा होगा। ये नहीं कि केवल भगवान ही है, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी। एक शब्द है, याद आया तिरंगा। तिरंगा सुनने से आपके दिमाग में क्या आता है? अगरबत्ती? नहीं नहीं भाई, तिरंगा मतलब राष्ट्रध्वज। तो तिरंगा, और तिरंगा में द्विगु भी है, 3 है रंग, 3 रंगों का समूह। और तिरंगा कहने से 3 रंग है जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज। तो तिरंगा कहने से दोनों चीजें आती हैं। तो आपका हिस्सा, जब भी तिरंगा कहा जाए तो आपका दिमाग सीधा इंडिया पर जाता है, भारत के राष्ट्रध्वज पर जाता है। तो तिरंगा में बहुब्री होगा। अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तो पता करेंगे इसको तिरंगा क्यों कहते हैं, तो पता लगेगा 3 रंगों का समूह, यानी तब द्विगु होगा। समझ में आई बात कुछ? तो बहुब्री में यह होता है कि अन्य पद की प्रधानता होती है। तो हम चाहेंगे कुछ बहुब्री के उदाहरण आपको लिखा दिए जाएं, दे दिए जाएं, और उनको आप देख लें। आपको करना क्या है, अर्थात करके लिखना है कि अर्थात क्या होगा। शब्द दे दिए जाए भाई, ये देखिए, इनको नोट कर लो जरा बहुब्री के।
उदाहरण जितने लिख लोगे उसी से फायदा होगा आपका। सब में लिख लो अर्थात करके क्या होगा। इसमें जो पतिव्रता लिखा है, पतिव्रता को ब्रैकेट में क्या लिखा आपने अर्थात करके, किसी का नाम नहीं लिखना है। पतिव्रता का होगा एक ही पति का व्रत लेने वाली, अर्थात वह स्त्री। ये जो पतिव्रता शब्द लिखा है इसका अर्थ लिखेंगे आप एक ही पति का व्रत लेने वाली। व्रत समझते हो? व्रत क्या होता है? भूखे दिन भर रहना नहीं। व्रत का हिंदी होता है उपवास। उपवास का मतलब उप यानी नजदीक, वास माने रहना, यानी जिसका आप व्रत रह रहे हैं उसके नजदीक रहना। तो एक ही पति के नजदीक रहने वाली अर्थात। अब अर्थात में अगर आपने किसी का नाम लिख दिया, सपोज दैट सीता जी लिख दिया, तो बवाल हो जाएगा और जितनी महिलाएं हैं ना सब केस दायर कर देंगी कि इनका नाम क्यों लिखा, हम भी तो पतिव्रता हैं। क्योंकि जितनी भी स्त्रियां हैं वो पतिव्रता ही होती हैं, किसी को आप कह नहीं सकते। तो इसमें अर्थात करके लिखेंगे। इसमें अर्थ में लिखना है आपको एक ही पति का व्रत लेने वाली, अर्थात वह स्त्री। वह स्त्री लिख देंगे, काम चल जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से अभी हम आपको लास्ट में लिखाएंगे कि अगर किसी शब्द में ये समास दोनों मिले तो आप टिक क्या लगाओगे, उसका इंतजार करिए। अब इसमें आप नोट करके एक लाइन लिखो। लिखो नोट। नोट ऐसे लिखना है, NOTE नहीं लिखना है। हिंदी में ना नल लिखना, ओ की मात्रा टा टमाटर। लिखो इसमें यदि किसी शब्द में लिख दे, क्या लिखे देते हैं, यदि किसी शब्द में सा उपसर्ग ब्रैकेट में के साथ लिखा है, सा उपसर्ग लगा है तो वह शब्द भी बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। समझिएगा, अगर कोई शब्द आपको मिल जाए जिसमें सा उपसर्ग लगा हो लेकिन उस सा का अर्थ के साथ हो, सा का अर्थ के साथ भी होता है, सा का अर्थ अच्छा भी होता है। जैसे सपूत लिखा है, सपूत का मतलब अच्छा पूत होता है, लेकिन अगर सपरिवार लिखा है, क्या लिखा है, सपरिवार, तो सपरिवार का मतलब परिवार के साथ। तो अगर कोई शब्द है जिसमें सा उपसर्ग लगा है और उसका अर्थ के साथ है तो उसमें सभी शब्दों में बहुब्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण लिखा है सप्रेम। सप्रेम का मतलब प्रेम के साथ। सानंद, सानंद का मतलब आनंद के साथ। सविनय, विनय के साथ।
और ससम्मान, यानी क्या होगा, सम्मान के साथ, है, ससम्मान बरी किया जाता है। इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें सा उपसर्ग लगता है और उसका अर्थ क्या होता है, के साथ, तो उसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे शब्द हैं, उनको आप ढूंढ लीजिएगा। लेकिन हमने बताया जैसे सपूत लिखा हो, जैसे सबल लिखा, सबल, इसका मतलब क्या हुआ, बल के साथ। अच्छा बल नहीं होगा, बल के साथ सबल होता है, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। समझ में आ गई बात। अब हम आपको लगे हाथ बता दें कि अगर किसी शब्द में तत्पुरुष भी लग रहा हो और उसमें बहुब्रीहि भी लग रहा हो, दोनों मिल जाए। जैसे आपको लिखना है, कोई शब्द है पॉकेट मार, पॉकेट मार में अलग अलग करोगे तो पॉकेट को मारने वाला होगा कि नहीं। और आपका हो सकता सेंस भी किसी तरफ जाए, एक चोर की तरफ जो पॉकेट काट के भगता है, लेकिन दोनों में देखा जाए तो सेंस बहुत कम निकलेगा। जिसकी कभी पॉकेट कटी होगी उसी की तरफ, उसी का दिमाग किसी तरफ जाएगा, सबका दिमाग नहीं जाएगा। तो देखा जाए तत्पुरुष था पॉकेट को मारने वाला, तो को लगा है तत्पुरुष होगा। अर्थात वह व्यक्ति हो सकता है कोई, तो बहुब्रीहि भी हो, लेकिन वह व्यक्ति अर्थात करके कम महत्वपूर्ण है, तत्पुरुष ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब तत्पुरुष और बहुब्रीहि की बात हो किसी शब्द में, तो सदैव ठीक आपको तत्पुरुष लगाना है। क्या लगाना है, तत्पुरुष। कोई भी शब्द होगा, और ऑप्शन में नहीं है तो बहुब्रीहि लगा दो, लेकिन पहले प्राथमिकता किसको देंगे, तत्पुरुष की। अगर किसी शब्द में द्विग भी हो और बहुब्रीहि भी हो, द्विग भी हो और बहुब्रीहि भी लग रहा हो, तो सदैव आप बहुब्रीहि के साथ जाएंगे, बहुब्रीहि टिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है तो द्विग लगाओ। जैसे अभी आपने दशानन देखा, तिरंगा देखा, तो ये दशानन तिरंगा सब में बहुब्रीहि होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो फिर आपको द्विग लगाना है। अगर किसी शब्द में कर्मधारय भी हो और बहुब्रीहि भी हो, तो सदैव बहुब्रीहि टिक लगाते हैं। जैसे आपने देखा लंबोदर, लंबोदर है, लंबा है जो उधर, कर्मधारय भी है, और लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, बहुब्रीहि भी है। तो आपको ठीक किसको क्या लगाना है, बहुब्रीहि को, कि लंबोदर कहने से गणेश दिमाग में आते हैं। जब बहुब्रीहि न होगा ऑप्शन में, तो आपको पता करना इनको लंबोदर क्यों कहा गया, तो पता लगेगा लंबा है जो उधर, तो कर्मधारय लगाएंगे। कहने का मतलब बहुब्रीहि की अगर किसी से लड़ाई होती है, तत्पुरुष से होती है तो तत्पुरुष जीतता है, और किसी से होती है तो बहुब्रीहि जीतता है। फिर आपको बहुब्रीहि टिक लगाना है। जैसा शब्द मिले आप वैसा आप करिएगा। हमने ये मेन बात आपको बता दी। इस तरह से बहुब्रीहि का काम खत्म हो गया। उदाहरण हमने आपको बहुत सारे लिखाए हैं। अगर किसी उदाहरण में कोई दिक्कत हो तो आप वो हमको कमेंट करिएगा, हम आपको उसका समाधान देंगे। समझ में आई बात। तो चलते हैं अगले समास की ओर, और आज समास खत्म कर दें। तो अगला समास लास्ट बचा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है, अब हम आपसे एक बात करते हैं, यही लास्ट बचा है। अव्ययी भाव समास हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ही नहीं। आज सोच रहे होंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे, अरे हमारी मर्जी, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या आप अगर अव्ययी भाव में ना पढ़ाऊं, पेपर में आ जाए, तो अगर हम ना पढ़ाएं तो आप ये भी कह सकते हो जाओ ना पढ़ाई हो तो ना पढ़ाओ, हम कर लेंगे इसको। पढ़ा नहीं है लेकिन कर लोगे। कैसे, अगर दिमाग है तो। कोई भी शब्द आवे और उसके ऑप्शन में एक अव्ययी भाव हो, अभी अव्ययी भाव आपने पढ़ा नहीं, दूसरा
तत्पुरुष हो, तीसरा द्वंद्व है, चौथा ऑप्शन कर्मधारय है। मान लिया भाई अगर किसी शब्द में अव्ययी भाव होगा तो ऑप्शन में वो भी तो होगा, होगा कि नहीं? तो आप दिमाग लगा क्या करोगे, या तक अव्ययी भाव तो पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, तत्पुरुष तो पढ़ा है, आप चेक करो उसमें तत्पुरुष तो नहीं है। अगर तत्पुरुष ना निकले, मेसे के द्वारा काकी कोकी के लिए पर लगा के देख लो। द्वंद्व देख लो, द्वंद्व तो नहीं, यानी दो शब्द जुड़े तो नहीं है, तो अलग अलग करे तो या और लग जाए, ऐसा भी नहीं है अगर। और कर्मधारय यानी में से के द्वारा, वो सॉरी है जो के समान रूपी, इसको भी चेक कर लिया, वो भी नहीं लगा। तो जब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो अब बेभाव पढ़ा नहीं, लेकिन आपका आंसर है सही। फिर आप क्या लगा दोगे? अव्ययी भाव। ये तरीका आपको लगाना है, लेकिन परेशान ना होइएगा। जब हम 5 समास आपको पढ़ा दिए, अव्ययी भाव क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और अगले वीडियो में हम समास समाप्त कर लेंगे, केवल अव्ययी भाव बचा है, इसको बताने के बाद समास समाप्त हो जाएगा। फिर आप कमेंट करिएगा हमको कि ये शब्द नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ। अब कोई भी दुनिया का शब्द है, जैसे अव्ययी भाव समाप्त कर लेंगे, हालांकि वो तो अभी भी कर सकते हो, 2 शब्द जुड़कर अगर वो शब्द बना है तो उसमें समास अवश्य होगा। और कौन सा समास होगा? इन्हीं 6 में से होगा। 5 आप चेक कर लो, अगर 5 नहीं मिल रहे तो अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले भाग में हम आपको अव्ययी भाव समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि ये आपके समझ में आया होगा। अगर वाकई समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और समास जिस दिन समाप्त होगा उसके बाद फिर हम आपकी प्रैक्टिस भी कुछ कराएंगे इसमें। आज रखते यहीं तक, अगले वीडियो मिलते हैं अव्ययी भाव समास के साथ। और आपसे पुनः हम उम्मीद करेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा जैसा भी लगा हो, और हो सके तो अपने दोस्तों में, पढ़ने लिखने वालों में इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो और मेरा भी जो मेहनत कर रहे हैं सार्थक हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।